पिछली क्लास में क्या पढ़ा था अपन ने? नो सर। क्यों? बुक्स से आधे घंटे 12 बजे है। दीपक जी क्लास ले रहे 12 बजे फ्री होंगे। निकिता आवाज आ रही है? यस सर। बेटा कुछ पूछना है क्या पिछली क्लास में? नो सर। चलो एक सवाल मैं पूछ लेता हूं। प्रधानमंत्री का जो स्तर होता है या गठन होता है या नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बहुत बढ़िया बात है। और दूसरा सवाल आप मुझे बताएं, मंत्री परिषद है ना, और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी कौन है? प्रधानमंत्री। बहुत बढ़िया बात। अब देखो उसमें एक चीज और रह गई थी, वो जल्दीबाजी में लास्ट में हुई थी। मंत्रियों के प्रकार, सवाल लिख लो फिर आंसर मैं लिखाता हूं। मंत्रियों के प्रकार काम का सवाल है, याद होना चाहिए, 10th क्लास में आपके काम आएगा, है ना। देखो लिख लिया बेटा सवाल? यस सर। ये मंत्री दोनों जगह होंगे, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो केंद्र में हो, है ना। मंत्रियों के प्रकार देखो, पहला मंत्री होता है कैबिनेट, समझ लेना, समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। पहला मंत्री कौन है? कैबिनेट मंत्री। दूसरा कौन सा है? राज्य मंत्री। और तीसरा कौन है? या तो आप उप कह लो या उपराज्य मंत्री कह लो, एक ही बात है ना। एक बात तो ये सवाल आ जाए मंत्री कितने प्रकार के, तो 3 नाम पूछे तो नाम लिख देंगे, डिटेल पूछे तो डिटेल करवा देंगे अपन, है ना। देखो, एक पहला मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री, और तीसरा होता है उप या उपराज्य, दोनों में से कोई भी नाम आप कह सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि ये मंत्री कैसे होते हैं, किसके बराबर होते हैं, क्या काम करते हैं, किसके अधीन काम करते हैं, ये सारी डिटेल से एक बड़ा सवाल अपन तैयार करेंगे। तो देखो, कैबिनेट मंत्री ये प्रधानमंत्री के समकक्ष होते हैं। क्या होते हैं? प्रधानमंत्री के बराबर वाले होते हैं। जो चीज समझ में नहीं है बेटा पूछ लेना तुरंत। कैबिनेट मंत्री किसके बराबर वाले होते हैं? प्रधानमंत्री के बराबर वाले होते हैं। एक नंबर बात। दूसरी बात, अगर ये प्रधानमंत्री के बराबर होते हैं तो क्या प्रधानमंत्री होते हैं? क्या नहीं, प्रधानमंत्री नहीं होते। इंडिया टीम में चले क्या? विराट कोहली को कौन नहीं जानता? सर जानते हैं। बहुत बढ़िया बात। तो ये अपने विराट भाई साहब है ना, ये लो विराट कोहली। और टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11। 11 खिलाड़ी होते हैं, है ना। विराट कोहली क्या है? कैप्टन। विराट कोहली क्या यस है? सर। कैप्टन है। कैप्टन। और कैप्टन के साथ साथ एक सामान्य खिलाड़ी भी है। क्या है? सामान्य खिलाड़ी भी हैं। सामान्य खिलाड़ी। समझ में आ रही है बात? तो ये इसको पद अलग से दिया गया योग्यता के आधार पर। तो ये सारे मंत्री भी हैं, एक ही है मंत्री, लेकिन इनको क्या है, अलग योग्यता के कारण अलग पद दे दिया गया है। बताओ समझ में आई कि नहीं आई? मामला यस समझ में सर, आया समझ कि में ये आ क्या गई। है? विशेष योग्यता रखते हैं, इनका अनुभव ज्यादा है, ये डिपार्टमेंट को चला सकते हैं, ये ज्यादा बार जीत कर आए हुए हैं, ये अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, इसीलिए इनकी कैटेगरी डिवाइड की गई है। समझ में आ रहा है? सबसे अच्छा कौन खेलेगा वो सबसे पहले जाएगा, फिर थोड़ा कम खेलेगा वो पीछे जाएगा, और जो जिसको बिल्कुल खेलना नहीं आता वो लास्ट में जाएगा। सिद्धांत यही काम में करता है। तो यहाँ भी यही तरीके से मंत्री बनाए जाते हैं, जो बहुत अच्छे अनुभवी हैं, जिनको विषय का ज्ञान है, जिनको डिपार्टमेंट चलाने का ज्ञान है। अंकुल माइक बंद कर दो। उनको क्या बनाया जाएगा? कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। फिर उससे कम को राज्य, फिर उससे कम को उप। तो हम किसकी बात कर रहे थे? कैबिनेट की। तो कैबिनेट वे मंत्री होते हैं जो किसके बराबर होते हैं? प्रधानमंत्री के बराबर होते हैं। एक बात समझ में आई? अब दूसरी बात, ये अधीन हमेशा
किसी के रहेंगे, पीएम के ही रहेंगे, यानी कि पीएम के नीचे ही काम करेंगे, पीएम के अधीन ही काम करेंगे। बराबर जरूर हैं, क्या है, बराबर जरूर हैं, और जरूर है लेकिन अंतिम निर्णय किसका होगा, प्रधानमंत्री का ही होगा। मंत्री का। अंकुल, अंकुल सिंह चौहान, क्या समस्या है भाई? ये बार बार आवाज निकाल रहा है और बार बार माइक ऑन कर रहा है, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। बेटा ऐसा दोबारा मत करना, है ना? ओके सर। देखो, ये बात समझ में आई, कैबिनेट मंत्री किसके बराबर, प्रधानमंत्री के बराबर, लेकिन काम किसके नीचे रहकर करेंगे, प्रधानमंत्री के नीचे रहकर करेंगे। ये भी और ये सब भी। एक बात ये ध्यान रखना कि सारे के सारे मंत्री किसके अधीन है, प्रधानमंत्री के अधीन है, लेकिन कैबिनेट वाले किसके बराबर का पद रखेंगे, प्रधानमंत्री के बराबर का पद रखेंगे। लेकिन जब भी अंतिम निर्णय होगा तो किसका होगा, प्रधानमंत्री का होगा। ये बात किसके समझ में नहीं आई? ठीक है बेटा, समझ में आ गई। यस सर। क्या कह रहे हो? यस सर, ठीक है। समझ में आ गई। दूसरी बात देखो, ये अपने विभाग के, क्या, अपने विभाग के, अब विभाग तो आप समझते हो, स्वास्थ्य विभाग है, चिकित्सा विभाग है, खेल विभाग है, उद्योग विभाग है ना, उद्योग मंत्रालय, खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सबके नाम सुने आपने। इन सब के क्या होंगे, स्वतंत्र मुखिया होंगे। क्या होंगे, स्वतंत्र प्रभारी या प्रभार वाले होंगे। और क्या होंगे, स्वतंत्र प्रभारी होंगे। ये बात फिर से समझना, क्या होंगे, प्रधानमंत्री के तो क्या होंगे ये बराबर। दूसरा क्या होगा कि ये अपने डिपार्टमेंट के सर्वे सर्वा होंगे, इनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन किसके अधीन है, प्रधानमंत्री के। ये जरूर ध्यान रखना है कि नहीं है। फिर आगे अपन ये भी देखेंगे प्रधानमंत्री किसके अधीन है। कैबिनेट मंत्री में क्या दिक्कत आई बताओ? कैबिनेट मंत्री वे मंत्री होते हैं जो प्रधानमंत्री के समकक्ष होते हैं, अपने डिपार्टमेंट के, अपने विभाग के स्वतंत्र मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार इनके पास होता है, ये अपने डिपार्टमेंट के खुलकर निर्णय ले सकते हैं। दूसरा देखो, राज्य मंत्री, आप नोट डाउन कर लें, ये साथ के साथ है ना। राज्य मंत्री देखो, ये स्वतंत्र भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, स्वतंत्र भी हो सकते हैं। एक बात क्या है बेटा, स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हुई। ये तो क्या है, कंपल्सरी रूप से स्वतंत्र होंगे ही होंगे, लेकिन राज्य वाले हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और नहीं भी, दोनों ही कंडीशन है, और नहीं भी। अब देखो एग्जाम्पल देखो, श्रीमान गोविंद सिंह जी, नाम सुना, डोडासरा, गोविंद सिंह जी सर, कौन है? शिक्षा शिक्षा मंत्री। हाँ, डोडासरा साहब है ना, श्रीमान गोविंद सिंह जी डोडासरा साहब राजस्थान के क्या हैं, शिक्षा मंत्री हैं, और मंत्री जी भी कौन से हैं, राज्य वाले हैं, जबकि इनको स्वतंत्र प्रभार मिल भी सकता था और नहीं भी मिल सकता। वास्तव में तो किसको मिलना चाहिए था, कैबिनेट मंत्री को, लेकिन यहाँ मिला किसको, राज्य को। और राज्य में हमने शर्त क्या रखी थी कि इनको प्रभार मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, दोनों ही केसेस में काम इनका हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इनको प्रभार मिला। तो दो प्रकार के मंत्रियों में कोई दिक्कत। तीसरा देखो, तीसरा देखो, तीसरा कौन सा है, राज्य या उपराज्य मंत्री। ये क्या होते हैं, सहयोगी मंत्री होते हैं। क्या होते हैं, सहयोगी। सहयोगी का मतलब सहायता करने वाले, सहायता करने वाले। किस किस की सहायता करते हैं,
ये इसकी भी सहायता करते हैं और ये इसकी भी सहायता करते हैं। उपराज्य मंत्री या उपमंत्री राज्य मंत्री की सहायता भी करते हैं और कैबिनेट मंत्री की सहायता भी करते हैं। तो नोट लगा के हम लिख सकते हैं कि उप मंत्री या उपराज्य मंत्री या उपराज्य मंत्री, एक नंबर पे तो कैबिनेट और दूसरे नंबर पर कौन है, राज्य मंत्री की क्या करते हैं, सहायता करते हैं, सहायता करते हैं। क्लियर है बात है। तो ये क्या है, केवल और केवल सहयोगी ही होते हैं। कौन से मंत्री, तीसरे प्रकार के मंत्री जिनका नाम क्या है, उप या उपराज्य मंत्री। तो ये बात नोट डाउन करने योग्य है। दूसरा देखो, कैबिनेट की बैठक में, कैबिनेट की बैठक में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री ही आते हैं। ये भी याद रखने बात है, नोट कर सकते हैं। कैबिनेट की बैठक में केवल कौन से मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं। आवश्यकता होने पर, आवश्यकता होने पर राज्य मंत्री को बुलाया जा सकता है, राज्य मंत्री को क्या किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। लेकिन उप तो आएगा ही नहीं, क्या नहीं आएगा, यहां पर उप मंत्री नहीं आएगा। बताओ क्या बात समझ में नहीं आई यहां तक। कोई सवाल पूछना है बेटा यहां तक। सर तो अब अपन ने क्या क्या देख लिया, मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं, 3। मेरे साथ जवाब देते जाओ, माइक ऑन कर लो। मंत्रियों के कितने प्रकार, 3। पहला कौन सा, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य उपराज्य मंत्री, उपराज्य प्रकार मंत्री के मंत्री होते हैं। कैबिनेट वाला कौन सा प्रभार का होता है, अपने विभाग स्वतंत्र स्वतंत्र प्रभारी, हाँ। ये क्या हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं। हो कौन भी सा, सकता है नहीं भी हो सकता, राज्य वाला। राज्य मंत्री। और ये सहयोगी, सहायता करते हैं, किन की करते हैं, दोनों की, चाहे तो कैबिनेट का हो दोनों की, चाहे राज्य, दोनों की सहायता राज्य कौन का, करते हैं, ये वाले उप राज्य मंत्री सहायता करते हैं। फिर हमने नोट लिखा, उप मंत्री या उप राज्य मंत्री कैबिनेट और राज्य मंत्री की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। सहायता, कैबिनेट की बैठक है ना, ये शब्द याद रखना। किसकी बैठक, कैबिनेट की बैठक, की बैठक, केवल कैबिनेट मंत्री ही आते हैं। क्या आते हैं, कैबिनेट की बैठक में केवल कौन से मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं। होने पर राज्य मंत्री को भी बुलाया जा सकता है। किसको, राज्य मंत्री को। लेकिन याद रखना, कैबिनेट की बैठक में उपराज्य मंत्री को नहीं बुलाया जाता है। अब एक बात और ध्यान रखना, दो चीजें हैं, एक तो है मंत्री परिषद, एक तो क्या है, मंत्री परिषद, और एक क्या है, मंत्रिमंडल। क्या अंतर है, बता सकता है कोई। एक तो कौन है, मंत्री परिषद, और एक कौन है, मंत्रिमंडल। कौन बताएगा अंतर।
अब याद रखना, मंत्री परिषद में तीनों प्रकार के मंत्री आते हैं। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। मंत्री परिषद में तीनों प्रकार के मंत्री आते हैं, है ना। और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट के मंत्री आते हैं। कौन से मंत्री आते हैं? कैबिनेट के मंत्री आते हैं। अब बताओ क्या दिक्कत है इसमें? नो सर। सवाल पूछ ले, मंत्री परिषद किसे कहा जाता है, या आपको कभी सुनाई दे न्यूज चैनल्स पे कि आज मंत्री परिषद की बैठक है, इसका मतलब सारे मंत्री बैठेंगे, ठीक है। यदि मंत्रिमंडल की बात करें तो इसमें कौन से मंत्री आने वाले हैं? कैबिनेट मंत्री। कई बार आपने सुना होगा कैबिनेट की मीटिंग चल रही है ना। बहुत बार न्यूज में सुना सर। होगा कैबिनेट की बैठक चल रही है, इसका मतलब वे मंत्री आएंगे जो बड़े बड़े मंत्री हैं। राजनाथ सिंह जी हैं, है ना, पीयूष गोयल साहब हैं, अपने नितिन गडकरी जी हैं, है ना, और भी देख लो अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, ये सब, है ना। राजस्थान में गोविंद सिंह जी हैं, डोडासरा साहब हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, अपने गहलोत साहब हैं, बहुत सारे लोग जो मंत्री में हैं वो सब आएंगे। और देखो इसमें एक चीज और बची है, बस ये खत्म। फिर मंत्री कितने बन सकते हैं? मंत्री कितने हो सकते हैं? सवाल लिख लो, हो सकते हैं, इसका अथवा भी लिख लो। केंद्र व राज्य में मंत्रियों की अधिकतम संख्या, मंत्रियों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अधिकतम संख्या क्या होगी? इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, है ना, बहुत परेशान करेगा ये बाद में जाकर, तो इसको अभी याद रखना है। कितनी होगी? आंसर देखो, कुल का 15%। क्या? कुल संख्या का, ऐसे लिख लो इसको, कुल संख्या का 15%। क्या है? कुल संख्या का, टोटल मेंबर जो होंगे उसका 15%, है ना, कितने होंगे? मंत्री होंगे। अब ये सवाल कब आया, यानी कि ये कब आया संशोधन? तो 91वां संशोधन है। कौन सा संविधान संशोधन है? 91वां संशोधन। आपको ये याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो न चल भी जाएगा, लेकिन ये तो जरूर याद रखना है कि कुल मंत्रियों की संख्या कितने प्रतिशत हो सकती है? तो 15%। 15%। अब मेरा एक सवाल बहुत ध्यान से सुनना है, राजस्थान के विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? बताया था मैंने आपको। सर वापस बोलना। राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या मैं लिख देता हूं, 250। राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 272। 272। रिपीट करना बेटा। 272। 272? यस सर। नहीं बेटा नहीं, गलत हुआ, केवल 200। कितनी है? 200 लोग हैं। अब याद रखना, राजस्थान की विधानसभा में कितने लोग हैं? केवल 200 लोग हैं। अब देखो इस 200 का कितना निकालेंगे अपन? 15%। 15%। 200 का कितना होता है? 15। 200 का कितना होगा? 30%। ये तो अपन जानते ही है ना। अरे 100 का 15% कितना हुआ? 15। तो 200 का कितना हुआ 15%? 30। 30। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो राजस्थान में मंत्री कितने बन सकते हैं?
30 मंत्री। मंत्री बन 30 सकते हैं विथ सीएम, ये भी ध्यान रखना। इसमें शामिल कौन होगा? प्रधानमंत्री PM। और मुख्यमंत्री भी होगा। अब बताओ क्या दिक्कत आई? सवाल लिख लिया कि राज्य और केंद्र में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? सवाल लिख लिया? तो नहीं, सर नहीं लिखा तो लिख लो। राज्य और केंद्र में मंत्रियों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? राज्य और केंद्र में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आंसर क्या आएगा? कुल संख्या का 15%। ठीक है, कुल संख्या का कितना प्रतिशत? 15। 15%। और कौन से संविधान संशोधन में था? 91वां संविधान 91वें संविधान संशोधन। संशोधन में ये था। अब राजस्थान विधानसभा का उदाहरण लिख लो, क्योंकि सिंपल तो यही पड़ेगा। एग्जाम्पल लिखो। राजस्थान विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, राजस्थान विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 है। अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 है तथा इसका 15% 30 मंत्री होंगे, तथा इसका 15% 30 मंत्री होंगे, जिसमें सीएम और पीएम भी शामिल होंगे, जिसमें सीएम तथा पीएम भी शामिल होंगे। और देखो, पीएम पढ़ रहे थे अपन, पीएम के कार्य देखो, कुछ तो अपन ने पूरे कर लिए थे कल शनिवार को, और कुछ आज और बचे हैं, वो और देखो। इसमें पहला हमने देख लिया मंत्री। मंत्री देख लिया, तो मंत्री बनाने का काम, मंत्री बनाने का काम कैसे होता है ये देखो। ये कैसे होगा? पीएम की सलाह पर, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी व्यक्ति को, किसी सांसद को मंत्री नियुक्त किया जाता है, मंत्री नियुक्त किया जाता है। अब सवाल आता है, मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति, ना कि प्रधानमंत्री। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री तो क्या देता है? ओनली फॉर एडवाइस। किसको देता है? राष्ट्रपति जी को देता है। लिस्ट ले जाकर देगा कि महामहिम राष्ट्रपति जी, इन सब लोगों को आप क्या कर दो? राष्ट्रपति जी के कहने, आप इनको मंत्री बना दो। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जी क्या बना देंगे? उनको मंत्री बना देंगे। किसके समझ में नहीं आया ये? ठीक है, दूसरा देखो, लोकसभा, लोकसभा में सरकार का प्रतिनिधित्व ये करते हैं। लोकसभा में सरकार का प्रतिनिधित्व पीएम ही करते हैं। ठीक है, ये भी काम की चीज है कि लोकसभा में पूरी सरकार की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का नेता क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। हमने डिटेल से पढ़ लिया था, ये तो पढ़ लिया था ना। आगे देखो,
विपक्ष के सवालों का प्रमुखता से जवाब पीएम ही देते हैं, पीएम ही देते हैं। वैसे देते तो कौन है, मंत्री हैं, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी किसकी है, प्रधानमंत्री जी की है कि वो विपक्ष के सभी सवालों के जवाब लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से दिलवाएं, और वो भी कैसे, डिटेल से दिलवाएं। ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ बात कह दे। प्रमुखता का मतलब है वैधानिकता, वैधानिकता, और वैधानिकता का मतलब है साक्ष्यों के साथ। साक्ष्य को क्या कहते हैं, सबूतों के साथ, सबूतों के साथ। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो किसी मंत्री ने पूछ लिया कि आपने ये रोड बनाया था, इसमें कितनी लागत आई और अभी कितना पैसा इसमें बाकी है, तो आप ऐसा जवाब नहीं दे सकते कि इट मे बी पॉसिबल, मैं, है ना, ऐसा हो सकता है, ऐसा जवाब नहीं दे सकते आप। आपको आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे कि बजट इतना था, इतना हमने खर्च कर दिया, इतना अभी होना बाकी है, और इतना इसमें काम बाकी है, इतना समय लगेगा, इतने संसाधन इसमें और लगेंगे। तो जब भी आप विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे तो किससे देंगे, प्रमुखता से। इस बात की गारंटी देने की जिम्मेदारी किसकी है, प्रधानमंत्री जी की है कि कानून के साथ साथ सबूतों के साथ वो जवाब दिया जाए। मंत्रियों को विभागों का आवंटन, सर विभागों ये का भी करवा दिया था, क्या हुआ बेटा, सर ये वाला भी करवा दिया था पॉइंट। अब बोलो। सर ये वाला पॉइंट करवा दिया था। करवा दिया क्या, यस सर। चलो देख लो एक बार और, बस खत्म करता हूँ फिर इसको, हो गया तो, है ना। मुझे लगा कि प्रधानमंत्री के बाद ये सर नहीं हुआ था, है ना। मंत्रियों के विभागों का आवंटन ये भी कौन करते हैं, प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। चलो ठीक है, इसको यहीं क्लोज करते हैं। यहाँ तक कुछ पूछना है क्या, नो सर। देखो अब अगला बिंदु है अपना संसद। संसद के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था, गठन वगैरह सब कुछ। उसमें एक ही चीज बच गई थी कि दो सदन क्यों होते हैं, है ना। हमने पढ़ लिया था ना, संसद कौन से आर्टिकल में है, 79 में। और हमने पढ़ लिया था राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा की सदस्य संख्या, लोकसभा की सदस्य संख्या, सब कुछ पढ़ लिया था। हमने बस आज ये पढ़ना है संसद के दूसरे सदस्य, संसद के दूसरे सदन का क्या महत्व है, दूसरे सदन का क्या महत्व है। बस ये सवाल बचा है यहाँ पर। तो दूसरा सदन कौन सा, पहला लोकसभा तो दूसरा कौन सा, राज्यसभा, और राज्यसभा पहला तो दूसरा कौन सा, लोकसभा। ये तो हो गया सामान्य बात। जबकि प्रथम सदन कौन सा है, अपने राज्य सब। ठीक है। एक को मान लो अपन तो ऐसे, है ना, कि एक काम कर रहा है तो दूसरा कौन सा है, दूसरा सदस्य सदन अपने आप ही हो जाएगा। अब इसमें अपन महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि दूसरे सदन की बात क्यों की गई है। दूसरे सदन की बात इसलिए की गई है कि आपातकाल के लिए काम आता है ये, एनी इमरजेंसी सेकंड जो सदन होता है ना, सेकंड जो सदन है वो काम आता है किसमें, आपातकाल में। दूसरा, शासन पर नियंत्रण किसके काम आता है, शासन के नियंत्रण पर। फिर स्थायित्व, क्या करता है, स्थायित्व और सुशासन। फिर उचित फैसले, उचित फैसले, प्रभावी शासन,
अनुभवी होना, ये सारे कारण है। देखो एक एक करके देखते हैं अपन। जब आपातकाल होता है तो इस स्थिति में यदि एक ही सदन होगा तो वो क्या लेगा, गलत फैसला ले सकता है। जैसे केवल राज्यसभा ही हुआ हमारे पास या केवल लोकसभा ही हुआ, तो ऐसी स्थिति में अगर मान लो एक को भंग कर दिया हमने तो फिर दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं हमारे पास। राष्ट्रपति जी की सहायता के लिए दूसरा सदन कहां से लाया जाए। ऐसी स्थिति में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपातकाल में दूसरा सदन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसमें, आपातकाल में, कि यदि हम एक को भंग कर दें 352 में तो दूसरा सदन हमारे पास ऐसे कैसे बचा रहे, और वो किसकी सहायता करने के लिए रहे, राष्ट्रपति जी की रहे। जैसे भारत में लोकसभा कौन से में भंग हो सकती है, 352 अनुच्छेद में हो सकती है, और इसके बाद राष्ट्रपति जी की सहायता के लिए कौन बचता है, राज्यसभा बच जाती है। पहला बिंदु किसके समझ में नहीं आया, क्लियर है कि राष्ट्रपति जी की सहायता के लिए दूसरा सदन आपातकाल में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपातकाल कौन से भाग में लगता है, 18 भाग में। आपातकाल का उल्लेख कौन से भाग में है, 18 में। और संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22। संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22। 18वां भाग किससे संबंधित है, आपातकाल से संबंधित है। क्लियर। और इसमें आपातकाल के प्रावधान कितने हैं, 3, 352, 356 और 360। इसमें 52 वाला कौन सा है, 52 वाला राष्ट्रपति जी का शासन देश में लगवा सकता है, पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में लगवा सकता है। अब दूसरी बात, शासन पर नियंत्रण। आप बताओ, एक अगर सदन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए, सरकार बहुत ज्यादा दादागिरी करने लग जाए, तो ऐसे में शासन पर नियंत्रण करने का काम दूसरा सदन कर सकता है। उसकी नीतियों को आलोचना कर कर, उसके बनाए गए नियमों की आलोचना कर कर, और बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसमें गवर्नमेंट अपना क्या कर लेती है, हेगेमनी, है ना, एक अंग्रेजी का टर्म्स है हेगेमनी, जिसको क्या कहते हैं अपन, वर्चस्व कहते हैं। इट कॉल्ड टू हेगेमनी। तो हेगेमनी को रोका जा सकता है। फिर देखो स्थायित्व, हम जानते हैं किसी भी शासन में स्थायित्व होना क्या है, बेहद जरूरी है। और ये कब हो पाएगा, जैसे मान लो आपने लोकसभा भंग कर दी, तो ऐसी स्थिति में कंटिन्यू गवर्नमेंट कौन होगी, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी के सहयोगी कौन होंगे, तो ये भी स्थायित्व के साथ है। उचित फैसले, देखो कम आदमी ज्यादा अच्छा फैसला लेंगे या ज्यादा आदमी, ज्यादा लोग मिलकर, है ना, ज्यादा जो बंदे होंगे, ज्यादा इंसान होंगे, वो ज्यादा अच्छा फैसला ले पाएंगे, प्रभावी फैसला ले पाएंगे, क्योंकि उनके साथ क्या जुड़ा होता है, एक्सपीरियंस जुड़ा होता है, अनुभव जुड़ा होता है, और वे उन परिस्थितियों का आकलन वो कर सकते हैं। इसके आधार पर क्या हो सकता है, सही फैसला लिया जा सकता है। यहां से कुछ पूछना हो तो बताओ। No. ये हेगेमनी याद रखना, है ना। सर हेगेमनी का मतलब क्या होता है, वर्चस्व। सर स्थायित्व बता दो एक बार। क्या, स्थायित्व? स्थायित्व का मतलब होता है, देखो ऐसा कि शासन आसानी से लंबे समय तक चल सके। जैसे मान लो 2 सदन हैं, एक सदन को हमने हटा दिया, तो एक सदन हटाते शासन भी तो हट ही गया ना, फिर आगे तो चलेगा ही नहीं दूसरा सदन अगर नहीं होगा। तो दूसरा सदन इसलिए लाया गया है कि हम शासन को फिर आगे कंटिन्यू ले जा सकें। स्थायी शासन इसीलिए हो सकता है ताकि दूसरा सदन इसीलिए लाया गया ताकि शासन कैसा हो, स्थायित्व हो। बताओ क्या समझ में नहीं आया? सर आ गया। ठीक है, क्लास का टाइम हो गया, थैंक यू। थैंक यू सर। Have a nice day, sir.